हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। एक बार फिर से आप सबकी डिमांड पर रिवीजन वीडियो क्लास 9 बुक सप्लीमेंट्री की लेकर आई हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ज़रूर लिखें। इस वीडियो में द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, किंगडम ऑफ फूल्स एंड हैप्पी प्रिंस सभी के एमसीक्यू डिटेल में दिए गए हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, जिससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आपको फिर कोई दूसरी वीडियो या चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसे ध्यान से देखें, लाइव चैट में अपने आंसर लिखें, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें और अच्छी तरह से इसको एक बार पूरा देख लें। यह एक रिवीजन वीडियो है, इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं और मेरे प्यारे बच्चों, चिल्ड्रन डे पर ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एडटेक। एक बार फिर से आप सभी के लिए एमसीक्यू क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द लॉस्ट चाइल्ड। आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से सप्लीमेंट्री चैप्टर फर्स्ट एमसीक्यू द लॉस्ट चाइल्ड के मैं लेके आई हूँ और वही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और उनका रिएक्शन लें कि उनको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में सभी बच्चे अपना नाम, क्लास, सेक्शन और स्कूल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और साथ ही साथ चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स और अपना टोटल स्कोर भी बताएंगे। आप लोग अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। MCQ questions, the lost child. Question number 1, the story set in the season. आपको ये बतानी है कि ये जो स्टोरी है यह किस सीजन में यानी किस मौसम में सेट की गई है। ऑप्शन ए ऑटम, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी समर, ऑप्शन डी विंटर। दिस इज द questions from line 2 or 1 of the chapter, so no confusions and give your answer. And answer number is yes, I'm waiting for your answer. Write in comment section. That is B spring, यानी यह जो स्टोरी है यह बसंत ऋतु में सेट की गई है। ठीक है, चेक करिए अपना आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the child was lagging behind as he was being attracted by. It means जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे क्यों चल रहा था और किस चीज से आकर्षित हो रहा था। ऑप्शन ए न्यू ड्रेस, नए कपड़ों से, ऑप्शन बी गेम्स, खेल से, ऑप्शन सी टॉयज, खिलौनों से, या फिर ऑप्शन डी फूड्स। बताइए आप किस चीज से आकर्षित हो रहा था। यस, आपने चैप्टर को पढ़ा है और आप इसका रिप्लाई बहुत इजीली दे देंगे। जब वो मेले की तरफ जा रहा था तो वह किससे आकर्षित हो रहा था। आंसर इज ऑप्शन सी टॉयज। वो टॉयज को देखकर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर टॉयज को देखकर ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर वाज अ वास्ट डैश कलर्ड मस्टर्ड फील्ड इन फ्रंट ऑफ देम। इट्स मीन्स जो एक मस्टर्ड फील्ड था यानी जो सरसों का खेत था वो किस कलर का था। आपको यहाँ कलर फिल करना है। ऑप्शन ए गोल्डन, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ब्राउन। सोचिए और इसका आंसर दीजिए। गोल्डन यानी गोल्ड कलर का, सोने जैसा, ग्रीन यानी हरे रंग का, रेड मीन्स लाल एंड ब्राउन मीन्स भूरे रंग का। तो आपने सरसों का खेत देखा होगा। आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इज ऑप्शन ए गोल्ड, गोल्ड कलर का। जब आप गांव में गए हैं, खेतों में गए हैं तो आपने वहां देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, along with dragonflies dash bees और butterflies are buzzing around. इट्स मीन्स ड्रैगन फ्लाइज के साथ साथ जो
बीज थी, मक्खी थी और बटरफ्लाई थी यानी तितलियां थी, वो इधर उधर भिनभिना रही थी। तो वो किस कलर की थी, आपको इसका कलर फिल करना है। ऑप्शन ए पर्पल, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी येलो। मोस्टली आपको बीज का कलर पता है वो किस तरह की होती हैं, तो आप अपना आंसर गलत नहीं करेंगे। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन सी ब्लैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एज द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रुप ही वॉज वेलकम बाय ए शॉवर ऑफ डैश। यानी जब चाइल्ड ने ग्रुप किसे कहते हैं, बहुत सारे जहाँ पेड़ होते हैं इकट्ठे एक साथ, उसको ग्रुप बोला जाता है। जब बच्चे ने वहां एंटर किया तो उसको किसकी बौछार से स्वागत किया गया। एक्सप्लेनेशन में ही आंसर है। बच्चों मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, परंतु आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। एंड इट्स आंसर इज वाटर, पानी की, ऑप्शन बी फ्लावर्स, फूलों की, ऑप्शन सी लीव्स, पत्तियों की, या ऑप्शन डी रेज, किरणों की। तो किसकी बौछार हुई थी बताइए भाई। जब पेड़ पौधे बहुत सारे इकट्ठे एक जगह हैं और बच्चा वहां जाएगा, हवा चल रही होगी, तो किसकी बौछार होगी, यस, ऑप्शन बी फ्लावर्स की। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इनसाइड द ग्रुप द चाइल्ड बिकम एक्साइटेड टू सी। यानी उस ग्रुप के अंदर, उस घने वृक्षों के पास जाकर जो बच्चा था किसको देखकर उत्साहित हुआ। ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी स्पैरो, ऑप्शन सी पिकॉक, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच। तो आपको पता है जब बच्चा वहां उन पेड़ों के पास गया था तो उसको किसको देख के उत्साह मिला, यस, आंसर इज ऑप्शन ए डब। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the parents took the child who was playing around dash tree and started walking towards the fair। जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो अपने बच्चे को वो कौन से ट्री के पास खेल रहा था जिसे लेकर वो मेले की तरफ चल दिए। बताइए ग्रुप्स में जो बच्चा था वो कहाँ बैठा हुआ था और किस ट्री के पास खेल रहा था। ऑप्शन ए कोकोनट, नारियल के पेड़ के पास, ऑप्शन बी बनियान, बरगद के पेड़ के पास, ऑप्शन सी मैंगो, आम के पेड़ के पास, या ऑप्शन डी जामुन, जामुन के पेड़ के पास। बताइए इसका आंसर, यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन डी जामुन, जो कि गलत है। आंसर है ऑप्शन बी बनियान। ओके, बरगद के पेड़ के नीचे वो बच्चा खेल रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the sweets in the fair were decorated with dash and dash colored leaf। It means जो मेले में मिठाइयाँ थी वो किस कलर की पत्तियों से सजी हुई थी। ऑप्शन ए गोल्ड एंड रेड, गोल्ड कलर और रेड कलर में, ऑप्शन बी वाइट एंड सिल्वर, सफ़ेद और सिल्वर कलर में, ऑप्शन सी रेड एंड ग्रीन, लाल और हरे रंग में, या ऑप्शन डी गोल्ड एंड सिल्वर। तो बिना देर करते हुए आप अपना आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे, जो कि आंसर है यस, ऑप्शन डी गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 9, द लिटिल चाइल्ड वाज कर्विंग फॉर। यानी कि जो छोटा बच्चा था वो किसके लिए मचल रहा था। ऑप्शन ए बर्फी, ऑप्शन सी जलेबी, ऑप्शन सी रसगुल्ला, ऑप्शन डी गुलाब जामुन। बताइए, और ये भी बताइए सबसे ज़्यादा कि आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। सब लोग कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मिठाई का नाम लिखेंगे नाम से, और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन, स्कूल का नाम ज़रूर लिखा करें, ठीक है। एंड इट्स आंसर इज नो डाउट दैट इज बर्फी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्लावर सेलर वॉज सेलिंग ए गार्डन ऑफ। एक फूल बेचने वाला किसका बगीचा बेच रहा था। अब बगीचे से क्या मतलब है, बगीचे से मतलब है यानी बहुत सारी फूल बेच रहा था, लेकिन आपको बताना है वो फूल कौन से थे, ठीक है। ऑप्शन सनफ्लावर, ऑप्शन बी गुलमोहर, ऑप्शन सी ट्यूलिप, या ऑप्शन डी रोज। भाई मुझे तो रोज पसंद है, आप लोगों को कौन सा फ्लावर पसंद है वो आप लिख के बताइए।
और साथ में इसका आंसर भी दीजिए। ठीक है, क्या है इसका आंसर? आंसर इज यस, ऑप्शन बी, गुलमोहर। वो गुलमोहर के फूलों को बेच रहा था और क्या बोल रहा था? ए गार्डन ऑफ गुलमोहर, ए गार्डन ऑफ गुलमोहर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म ऑफ फुटपाथ वर एंजॉइंग। यानी जो छोटे कीड़े थे और जो फुटपाथ के कीड़े थे वो एंजॉइंग कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? ऑप्शन ए सनसाइन, सूरज की रोशनी में। ऑप्शन बी स्मेल ऑफ सैंड, धूल की स्मेल में। ऑप्शन सी रेन, बरसात में। या ऑप्शन डी डार्कनेस, या फिर अंधेरे में। तो थोड़ा सा सोचिए, 5 सेकंड लीजिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, सनसाइन। बेटा मैं आपको इमेजेस भी लगाती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द लिटिल बॉय वांटेड कलर बैलून। जो छोटा बच्चा था वो किस कलर के बैलून को चाहता था? बैलून हर बच्चे को पसंद होते हैं, साथ में बड़ों को भी पसंद होते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है, किस कलर का बैलून चाह रहा था। ऑप्शन ए येलो, पीले रंग के। ऑप्शन बी ब्लू, नीले रंग के। ऑप्शन सी रेड, लाल रंग के। ऑप्शन डी रेनबो, यानी इंद्रधनुषी रंग के। तो नो डाउट इसका आंसर तो मुझे भी पता है भाई, और आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित है और इसमें छोटे बच्चे की सारी वेदना को और सारी उसकी लालसा को बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। एंड इस आंसर इज ऑप्शन डी, रेनबो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द लिटिल चाइल्ड मेड ए फर्म रिक्वेस्ट टू राइट। यानी लिटिल चाइल्ड ने अपनी एक रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की अपने पेरेंट्स से, किसकी राइड करने के लिए, किसकी सवारी करने के लिए? ऑप्शन ए टॉय ट्रेन की। ऑप्शन बी हॉर्स, घोड़े की। ऑप्शन सी राउंड अबाउट, झूले की। या ऑप्शन डी स्विंग, या झूलने की। बताइए। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी, राउंड अबाउट। यानी जो गोल गोल लंबा बड़ा झूला होता है, चारों तरफ से घूमता है, उस पर झूलने की उसने रिक्वेस्ट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द कलर ऑफ द लिटिल बॉयज टर्बन वॉज। जो लिटिल बॉय की जो टर्बन थी यानी पगड़ी थी, उसका कलर क्या था? भाई ये कलर के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, बड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, इसका कलर उसमें डाल दें, सब चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ब्लू। तो बताइए किस कलर की थी उसकी टर्बन यानी पगड़ी? यस, इट्स आंसर इज येलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बीइंग पजल्ड द लिटिल बॉय रश टू द डैश टू सर्च फॉर हिज पेरेंट्स। यानी जब उसके पेरेंट्स उससे अलग हो गए थे, बच्चा परेशान हो गया था, तो वो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए किधर की ओर भागा? ऑप्शन ए टेम्पल, ऑप्शन बी मेन गेट, ऑप्शन सी इंक्वायरी सेंटर और ऑप्शन डी पुलिस स्टेशन। आप लोगों को क्या करना है? ऑप्शन को डिडक्ट करना है और राइट आंसर को चूज करना है। मेले में क्या था? मेन गेट नहीं था क्योंकि वो मेले में एंटर कर चुका था, इंक्वायरी सेंटर पे नहीं पहुंचा था और पुलिस स्टेशन भी वहाँ नहीं था। तो राइट आंसर है इसका यस, ऑप्शन ए टेम्पल यानी मंदिर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख के दिखाएंगे कि आपके इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस ठीक गए, और सब लोग अपने अपने नंबर भी लिखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो की एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय।
वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एडटेक। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं फिर से आपके क्लास 9 चैप्टर 2 बुक मूवमेंट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ लेकर आई हूँ, जो कि आजकल जिनका हॉट ट्रेंड है। इसका मतलब आप सभी को ये क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व करने हैं और सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर आप लोग ने लाइव चैट ज्वाइन किया है, लाइव सेशन ज्वाइन किया है, तो आप इसे लाइव चैट में भी लिखेंगे। तो बिना देर करते हुए मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, 9th क्लास के MCQ की सारी वीडियो देखें और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी सुने, क्योंकि मैंने अभी डिटेल वीडियो नहीं दी है, वो मैं आपको दूंगी। लेकिन पहले मैं आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करा दूं, जिससे अगर आपको एक बार से डिटेल वीडियो ना मिल पाए तो आप अपना MCQ से सिलेबस कवर कर सके। तो शुरू करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा, अपने क्वेश्चंस एंड our first question is Toto is the name of a yes. फर्स्ट क्वेश्चन, टोटो किसका नाम है? ऑप्शन ए काउ, ऑप्शन बी जेब्रा, ऑप्शन सी मंकी एंड ऑप्शन डी ऑक्स। तो इसमें तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत पैट क्वेश्चंस है। नेम ही इस चैप्टर का इसके ऊपर है, तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और आंसर देंगे ऑप्शन डी ऑक्स, जो कि यस बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। एंड सही आंसर है ऑप्शन सी मंकी। जिन्होंने भी सही आंसर लिखा है उनके लिए बिग क्लैप्स। क्वेश्चन 2, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम आ। ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था, यानी जो मंकी था टोटो नाम का, उसको किससे खरीदा था? ऑप्शन ए टांगा ड्राइवर से, ऑप्शन बी मार्केट यानी बाजार से, ऑप्शन सी एनिमल फार्म से, या फिर ऑप्शन डी क्लोज फ्रेंड से, अपने एक अच्छे मित्र से। नो डाउट यह चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है इसका आंसर, जो आपको पता होना चाहिए, और जो कि है ऑप्शन ए टांगा ड्राइवर, यानी टांगा चलाने वाले से उन्होंने टोटो को खरीदा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंडफादर बॉट टोटो अगेंस्ट, यानी ग्रैंडफादर ने टोटो को कितने रुपए में खरीदा? यह ऑप्शन इज हेयर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये में, 40 रुपीज़, 40 रुपये में, 5 रुपीज़, 5 रुपये में, या 30 रुपीज़, 30 रुपये में। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत पहले की है, बहुत सालों पहले की है। तो उस समय जो पैसे थे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसकी कीमत भी आप इस ज़माने की कीमत से नहीं लगा सकते। जो कीमत थी वो थी ऑप्शन सी 5 रुपीज़। अब आप सोचेंगे 5 रुपीज़ तो बहुत कम पैसे होते हैं, तो टोटो कैसे आ गया? भाई जब ये जिस समय की ये स्टोरी है उस समय 5 रुपीज़ की वैल्यू बहुत थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टोटोज टीथ वर, यानी टोटो के दांत कैसे थे? ऑप्शन ए पियरली वाइट, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ऑफ वाइट एंड ऑप्शन डी ब्लैक। यहाँ भी कलर आ गए, तो आपको आंसर देना है भाई टीथ कैसे होते हैं? मोतियों जैसे चमकते हैं, हरे होते हैं, या पीले होते हैं, या फिर काले होते हैं? तो काले और ग्रीन तो वैसे ही हट जाएगा। और रही बात ऑफ वाइट और पियरली वाइट की, तो जो मंकी था टोटो, उसके जो टीथ थे वो थे यस ऑप्शन ए पियरली वाइट, यानी चमकदार मोतियों की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टोटोज डैश वॉज लाइक अ थर्ड हैंड फॉर हिम। टोटो की क्या चीज़ थी जो उसके लिए थर्ड हैंड का काम करती थी? यानी टोटो के शरीर में कोई ऐसी चीज़ थी या जो उसके लिए उसके तीसरे हाथ का काम करती थी? ऑप्शन ए टेल यानी पूंछ, ऑप्शन बी हैंड यानी उसके हाथ, ऑप्शन सी ईयर यानी उसके कान, या फिर ऑप्शन डी टंग यानी उसकी जीभ। तो आप ऑप्शन को डिडक्ट करिए, राइट आंसर को चूज करिए। टंग का कोई मतलब नहीं है,
ईयर भी मंकी के बहुत छोटे होते हैं। और रही बात हाथ की, तो हाथ तो पहले ही टू थे, और जो थर्ड वर्क करता था हैंड का, वो राइट आंसर है ऑप्शन ए टेल, यानी उसकी पूंछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, it was decided to keep the secrecy about the presence of Toto from the writers, यानी यह निश्चित किया गया कि जो टोटो की उपस्थिति है वो घर में किससे छिपा के रखी जाएगी। बताइए आप, उसको लेके कौन आया था? ग्रैंडफादर। और पता किसको पड़ा था? जो राइटर थे। लेकिन छुपाया किससे गया था वो आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए मदर यानी माँ से, ऑप्शन बी फादर यानी पिताजी से, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर यानी दादी जी से, या ऑप्शन डी ब्रदर। बताइए किससे छुपाया गया था? एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी ग्रैंड मदर, यानी राइटर की दादी माँ से टोटो की उपस्थिति को छुपाया गया था। क्योंकि जो दादाजी थे वो अपने घर में बहुत सारे पालतू जानवर लाते थे, रोज़ हर महीने एक नया जानवर ले आते थे, जिससे उनकी दादी बहुत दुखी हो गई थी। इसीलिए उनसे टोटो की उपस्थिति को छिपाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंडफादर केप्ट टोटो फर्स्टली इन, यानी ग्रैंडफादर ने टोटो को पहली बार कहाँ रखा? ऑप्शन ए जू यानी चिड़ियाघर में, ऑप्शन बी केज यानी पिंजरे में, ऑप्शन सी कपबोर्ड यानी अलमारी में, या ऑप्शन डी बाथरूम या फिर गुसल खाने में। एंड इट्स राइट आंसर इज, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एंड इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन सी कपबोर्ड, यानी अलमारी में उसको छिपाकर रखा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर एंटरिंग द हाउस टोटोज डैमेज फर्स्टली वॉज द राइटर्स, घर में घुसने के बाद सबसे पहले टोटो ने किसको खराब किया? जो कि राइटर की थी। क्या थी? ऑप्शन ए बुक यानी किताब, ऑप्शन बी ब्लेजर, या ऑप्शन सी स्कूल बैग, या ऑप्शन डी शर्ट। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लेजर। घर में घुसने के बाद दादाजी ने टोटो को एक अलमारी से बांधा था खूंटी के पास, जहां राइटर का ब्लेजर टंगा हुआ था, और उस टोटो ने ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द राइटर्स ग्रैंडफादर लिव्ड इन, जो राइटर हैं, इस स्टोरी के राइटर हैं, उनके ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी सहारनपुर, और ऑप्शन डी शिमला। यस, इसका आंसर बताइए, कहाँ रहते थे? यस, देहरादून, मनाली, सहारनपुर या फिर शिमला। राइट आंसर इज यस, दैट इज ए देहरादून। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द राइटर्स ग्रैंडफादर वॉज गोइंग टू डैश टू कलेक्ट हिज पेंशन, यानी जो राइटर के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो अपनी पेंशन को कलेक्ट करने कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी सहारनपुर, या ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए, देहरादून में रहते थे और पेंशन कलेक्ट करने कहाँ जा रहे थे? यस, इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन डी दिल्ली, जो कि गलत आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी सहारनपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a big dash canvas kit bag was provided for Toto on a सहारनपुर ट्रिप, और जब दादाजी अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जा रहे थे तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि टोटो को हैंडल करना घर में किसी और के बस की बात नहीं थी। दादी जी परेशान थी और राइटर बहुत छोटे थे उस समय, तो उसको एक कैनवास किट में ले जाया गया, और जो कैनवास किट थी उसका कलर क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन, या ऑप्शन डी ब्लैक।
तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। जो कैनवास किट होता है उसका मोस्टली जो कलर होता है वो ब्राउन होता है या रेड होता है या ग्रीन होता है या फिर ब्लैक होता है। बताइए क्या होता है? यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टोटो वॉज मिस्टेकन एज आ डैश इन द रेलवे स्टेशन। यानी रेलवे स्टेशन पर टोटो को गलती से क्या समझ लिया गया था? बताइए। ऑप्शन ए कैट, बिल्ली, ऑप्शन बी चिंपैंजी, या फिर ऑप्शन सी डॉग, या ऑप्शन डी बियर। कुत्ता समझ लिया गया था, चिंपैंजी समझ लिया गया था, भालू समझ लिया गया था, या फिर बिल्ली समझ लिया गया था। नो डाउट टिकट चेकर ने उस टोटो को, जब टोटो ने अपना सर उस कैनवास किट से बाहर निकाला तो टोटो ने उसको क्या समझा? आंसर इज यस, ऑप्शन सी, डॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच वॉज टेकन एज अ फेयर फॉर टोटो। यानी दादाजी को टोटो के किराए के रूप में कितने पैसे चुकाने पड़े? ऑप्शन ए 100 रुपीज़, 100 रुपये, ऑप्शन बी 3 रुपीज़, 3 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपीज़, 20 रुपये, या फिर ऑप्शन डी 2 रुपीज़, 2 रुपये। तो वही बात, ये कहानी बहुत पहले की है। उस समय कम पैसों की भी ज़्यादा वैल्यू थी, तो जो दादाजी को किराया चुकाना पड़ा था उसका सही आंसर है यस, यस। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं लिखते हैं, ना ही नाम लिखते हैं, ना ही अपने नंबर लिखते हैं। अरे भाई, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे वीडियो देखने के साथ साथ उसे लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे वीडियो देखें प्लीज़ उतने बच्चे से लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे क्या हो, उनको ये वीडियो अच्छी पहुँचे और उनके फर्स्ट टर्म में उनका सिलेबस प्रिपेयर हो जाए। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी 3 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, देयर वॉज अ पेट दैट इज ग्रैंडफादर्स पॉकेट। यानी जब ग्रैंडफादर ट्रेन से सहारनपुर जा रहे थे तो उनकी पॉकेट में कौन सा पेट था? ऑप्शन ए किटिन यानी बिल्ली का बच्चा, ऑप्शन बी पपी यानी कुत्ते का बच्चा, ऑप्शन सी टॉर्टॉइस यानी कछुआ, या ऑप्शन डी बेबी बियर, बियर का बच्चा। तो आप डिडक्ट करिए कौन इतना छोटा पेट है जो उनकी पॉकेट में आ सकता है और शांति से पड़ा रह सकता है। तो गलत आंसर टिक करिए पहले। किटिन हो नहीं सकती, बेबी बियर हो नहीं सकता, और पप्पी और टॉर्टॉइस में से जो राइट आंसर है वो है यस, ऑप्शन सी, टॉर्टॉइस। यानी जो दादाजी थे वो टिकट चेक करके टोटो के जो किराए वसूलने के लिए गुस्सा हो गए थे और चिड़चिड़ा के उन्होंने अपनी पॉकेट में से भी एक पेट निकाला और उससे पूछा कि तुम इसका कितना किराया लोगे। तब टिकट चेकर ने क्या कहा? उसने कहा नहीं, ये डॉग जैसा नहीं दिखता, इसलिए मैं इसका किराया नहीं लूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन आप सबने इसे पढ़ा है और आप इसका राइट आंसर देंगे। एंड क्वेश्चन इज, नाना वॉज अ फैमिली ऑफ। नाना किसकी फैमिली में से थे? ऑप्शन ए डंकी, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी हॉर्स, ऑप्शन डी गॉट। यानी गधे की फैमिली में से थे, बिल्ली की फैमिली में से थे, घोड़े की फैमिली में से थे, या फिर बकरी की फैमिली में से थे। एंड राइट आंसर इज, आपको पता है टोटो को और नाना को एक ही पिंजरे में रखा गया था, जहां टोटो ने नाना को बहुत परेशान कर दिया था, उसके कान के नीचे काट भी लिया था। तो इसका राइट आंसर है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ऑप्शन ए डंकी। नाना वॉज अ फैमिली ऑफ डंकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डैश वॉज अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर। यानी टोटो के लिए बहुत ज़्यादा ठंड में एक अच्छी सी ट्रीट होती थी। क्या होती थी? ऑप्शन ए बाथ, नहाना, ऑप्शन बी प्लेइंग, खेलना, ऑप्शन सी ईटिंग,
खाना, या ऑप्शन डी इवनिंग वॉक यानी शाम का घूमना। बताइए, ये बहुत चैप्टर के मिड में है, लास्ट होने वाला है और आपको इसका राइट आंसर पता होगा। दैट इज यस ऑप्शन ए बात, यानी ठंडे जाड़ों में उसको नहाना बहुत अच्छा लगता था और जो दादी थी उसके लिए गर्म पानी रखती थी और उसमें वो नहाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर टेकिंग बाथ टोटो यूज टू रन टू द डैश इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, यानी जो टोटो था शैतान, वो नहाने के बाद अपने को सुखाने के लिए किसकी ओर दौड़ता था। ऑप्शन ए स्टोव की तरफ, ऑप्शन बी फायर प्लेस आग जहाँ लगती है उस जगह, ऑप्शन सी गैस ओवन के पास, या ऑप्शन डी बेडरूम या फिर बेडरूम में। बताइए, जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है वो इसका सही आंसर देंगे और जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को एक बार दोबारा से पढ़ लें जिससे आप सारे एमसीक्यू के आंसर ठीक प्रकार से दे सकें। और इसका आंसर है यस स्टोव। वह अपने आप को सुखाने के लिए बच्चों की तरह किसके पास जाता था, स्टोव के पास जाता था, क्योंकि वो राइटर को भी ऐसे ही करते हुए देखता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टोटो टुक शेल्टर ऑन अ ब्रांच ऑफ डैश ट्री आफ्टर द राइस इंसिडेंट। यह एक घटना है जो चैप्टर में हुई है, आप सभी ने रीड करा है और इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो राइस इंसिडेंट था तो उसने टोटो ने शैतान मंकी ने एक पेड़ की टहनी पर शरण ली थी और जो वो टहनी थी वो किस पेड़ की थी। ऑप्शन ए कोकोनट नारियल के पेड़ की, ऑप्शन बी एप्पल सेब की पेड़ की, ऑप्शन सी जैक फ्रूट यानी कटहल की पेड़ की, या फिर ऑप्शन डी जामुन। बताइए, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी जैक फ्रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, टोटो वॉज रिसोल्ड टू द, यानी टोटो को दोबारा बेचा गया, किसे बेचा गया। ऑप्शन ए बस के ड्राइवर को, ऑप्शन बी जू चिड़ियाघर को, ऑप्शन सी टांगा के ड्राइवर को, या ऑप्शन डी फ्रेंड या फिर फ्रेंड को। दादाजी ने उसकी हरकतों से दुखी होकर उसको वापस टांगा ड्राइवर को ही बेच दिया था एंड इट्स राइट आंसर भी ऑप्शन सी टांगा ड्राइवर। आई होप बच्चों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट राइट कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। तो मिलते हैं हम आपकी नई वीडियो द किंगडम ऑफ फूल्स के एमसीक्यू के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। Hello friends, welcome to all in my channel Passionator EdTech ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पैशनेटर एडटेक पर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सबके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लास 9 इंग्लिश मूवमेंट चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स लेके आई हूँ। अभी आप कहेंगे कि मैम चैप्टर 3 कहाँ है, आपने चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड एंड एडवेंचर ऑफ टोटो के तो एमसीक्यू दे दिए, थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्यों नहीं दिए। तो बेटा चैप्टर 3 इस बार आपके हाफ ईयरली सिलेबस में नहीं है और ये जो चैप्टर्स मैं आपको करा रही हूँ ये आपके PA1 के सिलेबस में है, टर्म 1 के सिलेबस में है, इसीलिए मैं उनको ही प्रिपेयर करा रही हूँ। तो मैं बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। इमेजेस नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो आप क्वेश्चंस को डीपली लर्न करिए और इमेजेस हम अगली वीडियो में देंगे। वहाँ बिना देरी करते हुए वही चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को भी शेयर करें क्योंकि यह सिलेबस NCERT, KB, CBSE सभी स्कूल्स में है।
तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, जिससे आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मिलते हैं लास्ट में उस सरप्राइज़ के बाद और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। MCQ क्वेश्चन फॉर क्लास 9 इंग्लिश मूवमेंट चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग्स एक्सक्यूजन, यानी पहले राजा के सूली पर चढ़ने के बाद दूसरा राजा कौन बना? ऑप्शन ए द गुरु, गुरुजी बने। ऑप्शन बी द डिसिपाइल, शिष्य बने। ऑप्शन सी द किंग्स मिनिस्टर, राजा का मंत्री बना। या ऑप्शन डी द किंग्स सन, या फिर राजा का बेटा। चारों ऑप्शन को पढ़िए और आप जवाब दीजिए। बना और सबको पता है, सबने चैप्टर पढ़ रखा है। इसका आंसर है यस। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ और आपको इस 5 सेकंड में ही आंसर देना है। आंसर इज यस, द गुरु। राजा की सूली पे चढ़ने के बाद जो गुरु और शिष्य थे, उनमें से जो गुरु थे वह नए राजा बने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपाइल इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट बिकॉज, यह कैसे डिसाइड किया गया कि जो शिष्य था उनको मर्चेंट के जगह सूली पर चढ़ाया जाए? क्योंकि ऑप्शन ही वॉज अ रियल कल्प्रिट, क्योंकि वह वास्तव में दोषी था। ऑप्शन बी ही हैड नॉट फॉलोड हिज गुरुज एडवाइस, और उसने अपने गुरु की एडवाइस को, सलाह को फॉलो नहीं किया। ऑप्शन सी ही वॉज लिविंग इन द टाउन इलीगली, या वह अवैध रूप से टाउन में रह रहा था। या फिर ऑप्शन डी ही वॉज फैट एनफ टू फिट द स्टैक, और ऑप्शन डी कि वह सूली पर चढ़ाने के लिए मोटा था। तो आपको सारी स्टोरी पता होगी। इसका सही आंसर क्या है एंड आप लोगों को आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ही वॉज फैट एनफ टू फिट द स्टैक, यानी वह जो सूली का फंदा था उस पर चढ़ाने के लिए मोटा था, क्योंकि जिस मर्चेंट को यह सजा दी गई थी वो उसका गला पतला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द किंग सेड दैट द मर्चेंट हैड इनहेरिटेड, राजा ने कहा जो व्यापारी है उसको इनहेरिटेड यानी विरासत में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ऑप्शन ए हिज फादर्स रिचेस, अपने पिता की संपत्ति। ऑप्शन बी हिज फादर्स सिन, अपने पिता के पाप। या ऑप्शन सी हिज फादर्स रिचेस एज वेल एज सिन, यानी उसके पिता के पाप और उसके साथ साथ उनकी संपत्ति। या ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। आई होप सारे बच्चों ने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में। मेरे बहुत प्यारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखते जाते हैं और मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी, हिज फादर्स रिचेस एज वेल एज सिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रिकलेयर सेड ही कुडंट बिल्ड द वॉल राइट बिकॉज, जो ब्रिकलेयर था यानी जो दीवार बनाने वाला था, उसने कहा कि वह दीवार को सही से नहीं बना पाया, क्योंकि आपको ऑप्शन देखना है। अ डांसिंग गर्ल केप्ट लुकिंग एट हिम ऑल डे, यानी एक जो नर्तकी थी उसे पूरा दिन देखा करती थी। अ डांसिंग गर्ल केप्ट टॉकिंग हिम ऑल डे, डांसिंग गर्ल उसको पूरे दिन उससे बातें करती रहती थी। ऑप्शन सी अ डांसिंग गर्ल केप्ट गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे, एक जो डांसिंग गर्ल्स थी वो पूरे दिन स्ट्रीट में चलती रहती थी। या फिर ऑप्शन डी जो कि सबसे लॉन्ग ऑप्शन है, ही कुड नॉट कीप हिज आईज एंड माइंड ऑन द वॉल ड्यू टू द जिंगल्स एंकलेट ऑफ ए डांसिंग गर्ल्स हु केप्ट गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे, वह इसलिए दीवार नहीं बना पाया, अपनी आंखों को और अपने दिमाग को दीवार पर इसलिए नहीं रख पाया कि वह जो डांसिंग गर्ल्स थी वह गली में आते जाते अपनी जो पायल थी उनको छनकाती रहती थी। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, और जो कि आंसर है यस। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आंसर इज नन ऑफ देन आंसर डी,
He could not keep his eyes and mind on the wall due to the jingling anklet of a dancing girl who kept going up and down on the street all day. Now, question number 5. The merchant told the king that his name was, यानी जो व्यापारी था उसने राजा को अपना नाम बताया. बताइए क्या नाम बताया था? सच एंड सच, सो एंड सच, सच एंड सो एंड सो. यस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको सही आंसर देना है जो कि चैप्टर में दिया गया है. एंड राइट आंसर इज यस. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. दैट इज ऑप्शन ए, सच एंड सच. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Who did the bricklayer hold responsible for making a weak wall? यानी ब्रिकलेयर ने कमजोर वॉल बनने का उत्तरदायित्व किसको बताया? यानी उसने बताया कि किसकी वजह से कमजोर दीवार बनी. द रिच मर्चेंट, अमीर व्यापारी की वजह से. द डांसिंग गर्ल्स, नर्तकी की वजह से. द डिसिपाइल, शिष्य की वजह से. या ऑप्शन डी, द मिनिस्टर, या मंत्री की वजह से. और आपको पता है पहले क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है मैंने, तो बिना देर करते हुए आपको आंसर देना है. एंड आंसर इज यस, ऑप्शन बी, द डांसिंग गर्ल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. हु वॉज समन नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट? यानी अमीर व्यापारी के बाद किसको बुलाया गया, किसको कोर्ट में बुलाया गया? ऑप्शन ए, द ब्रिकलेयर, दीवार बनाने वाले को. ऑप्शन बी, द डांसर, डांसिंग गर्ल को. ऑप्शन सी, द गोल्ड स्मिथ, सुनार को. या ऑप्शन डी, द डिसिपाइल, या फिर शिष्य को. बताइए. यस, एंड आंसर इज ऑप्शन ए, द ब्रिकलेयर, यानी दीवार बनाने वाले को. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Who did the king summon for the first time? यानी राजा ने सबसे पहले कोर्ट में किसको बुलाया? ऑप्शन ए, द डिसिपाइल, शिष्य को. ऑप्शन बी, द थीप्स ब्रदर, चोर के भाई को. या फिर ऑप्शन सी, द मर्चेंट, व्यापारी को. ऑप्शन डी, द मैसन, या फिर राजमिस्त्री को. तो आपको पता है इसकी कहानी, और अगर आपको इसकी कहानी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगी जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो बताइए इसका आंसर. यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, द मर्चेंट, क्योंकि जो चोर था वो उनके घर में घुसा था व्यापारी के में, और उसकी दीवार गिरने से चोर की मृत्यु हो गई. तो चोर के भाई ने राजा को बताया कि उसके भाई की मृत्यु इस मर्चेंट की दीवार से हुई है. तो राजा ने मर्चेंट को अपने दरबार में सजा देने के लिए बुलाया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. आफ्टर द थीव्स डेथ हु रेन टू द किंग फॉर जस्टिस? यानी चोर की मृत्यु के पास राजा के पास न्याय लेने के लिए कौन गया? ऑप्शन ए, द थीव्स ब्रदर. ऑप्शन बी, द मर्चेंट. ऑप्शन सी, द डिसिपाइल, या ऑप्शन डी, द मैसन, यानी चोर का भाई, और या फिर व्यापारी, या फिर शिष्य, या फिर दीवार बनाने वाला राजमिस्त्री. अभी मैंने आपको बताया कि जो चोर था वो व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुसा और उसकी दीवार से वह मर गया. इसीलिए राजा के दरबार में कौन न्याय मांगने गया था? ऑप्शन ए, द थीव्स ब्रदर, यानी चोर का भाई. एक तो चोरी करी, ऊपर से न्याय मांगने भी गया. देखिए, किंगडम ऑफ फूल्स, यही कहानी है इसकी. 10. इन हुज हाउस डिड द थीफ ब्रेक इनटू? यानी चोर किसके घर में चोरी करने के लिए घुसा? ऑप्शन ए, द मिनिस्टर, मंत्री के. ऑप्शन बी, द डिसिपाइल, शिष्य के. ऑप्शन सी, द रिच मर्चेंट, अमीर व्यापारी के. या ऑप्शन डी, द गोल्ड स्मिथ, सुनार की. तो आपको जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन मिल रही हैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ रहे होंगे. और बेटा ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसीलिए दी जाती है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए. एंड आंसर इज यस, नो डाउट, ऑप्शन सी, अ रिच मर्चेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट वाज द डिसिपाइल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर? यानी जो शिष्य था उसका
वहाँ रहने का विचार क्या था। आपको पता है यह स्टोरी एक किंगडम ऑफ फूल्स की है, जहाँ एक शिष्य और गुरु रहने के लिए आए थे और वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देखकर गुरु वहाँ से चला गया, लेकिन शिष्य वहाँ रुक गया। तो यहाँ आपको यही बताना है कि शिष्य वहाँ रुकने के लिए क्यों तैयार था। ऑप्शन ए, ही वॉन्टेड टू लिव देयर एंड एंजॉय गुड एंड चीप फूड। वह वहाँ पर रहना चाहता था और सस्ते और अच्छे खाने का मज़ा लेना चाहता था। ऑप्शन बी, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव देयर एंड चीप फूड। वह वहाँ नहीं रहना चाहता था, ना ही सस्ता खाना खाना चाहता था। ऑप्शन सी, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फूल्स। वह मूर्खों से डर गया था। या फिर ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। या कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो बताइए, जिसने भी इस चैप्टर को पढ़ा है वो सही आंसर देगा। नेक्स्ट आंसर इज यस, नो डाउट। ऑप्शन ए, ही वॉन्टेड टू लिव देयर एंड एंजॉय फूड एंड चीप फूड। वह वहाँ रहना चाहता था और सस्ते और अच्छे खाने का मज़ा लेना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड एवरीथिंग कॉस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी मूर्खों की राजधानी में सभी चीज़ों की कीमत क्या थी। अ डूडू, एक डूडू। ऑप्शन बी, 2 डूडूज, 2 डूडूज। या ऑप्शन सी, 5 डूडूज, 5 डूडूज। या ऑप्शन डी, 10 डूडूज। ये डूडूज का मतलब ये है जिस तरह से हमारे यहाँ इस समय रुपया चलते हैं, वहाँ किंगडम ऑफ फूल्स में डूडूज चलते थे। जैसे अमेरिका में डॉलर है और बहुत सारी जगह अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है, वैसे ही किंगडम ऑफ फूल्स में की करेंसी को डूडू कहा जाता था। एंड इट्स आंसर इज नो डाउट ऑप्शन ए, आर डूडू। नाउ क्वेश्चन, हु रीच द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी किंगडम ऑफ फूल्स में कौन पहुंचे। ऑप्शन ए, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल। एक गुरु और उसके शिष्य। ऑप्शन बी, 2 थीव्स, 2 चोर। ऑप्शन सी, 2 यंग मैन, 2 जवान आदमी। या फिर ऑप्शन डी, 2 ट्रेड्समैन, यानी 2 व्यापारी। तो नो डाउट इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, गुरु एंड हिज डिसाइपल, यानी गुरु और उसका शिष्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द पीपल स्लीप। यानी किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों की राजधानी में लोग कब सोते थे। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग द डे, समय दिन के समय। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय। ऑप्शन सी, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद। या ऑप्शन डी, दे नेवर स्लेप्ट, यानी वे कभी नहीं सोते थे। बताइए इसका आंसर। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन यस, ऑप्शन ए, ड्यूरिंग द डे। क्योंकि वहाँ के जो राजा थे और मंत्री थे वे बहुत आलसी थे, कोई काम नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा अगर दिन में लोग जगह करेंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ा करेगा, रात में अंधेरा हो जाता है और रोशनी भी कम रहती है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, यही निर्णय लिया कि लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइडेड टू। यानी राजा ने और उसके मिनिस्टर ने क्या करने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए, दे डिसाइडेड टू गिव मनी टू एवरीवन। उन्होंने अपनी पैसे सबको देने का निश्चय किया। दे डिसाइडेड टू चेंज द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। उन्होंने रात को दिन और दिन को रात करने का निश्चय लिया। ऑप्शन सी, दे डिसाइड टू चेंज देयर कैपिटल। उन्होंने अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया। या ऑप्शन डी, दे डिसाइडेड टू पनिश ऑल द वाइज मैन इन देयर किंगडम। यानी उन्होंने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्ति को पनिशमेंट देने का निर्णय लिया। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल रहा है, इसका आंसर है यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, दे डिसाइडेड टू चेंज द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। यानी उन्होंने रात को दिन और दिन को रात करने का निर्णय लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। यानी गुरु के अनुसार किसका व्यवहार अप्रत्याशित था, यानी जिसके बारे में हम आगे ना जान सकें। ऑप्शन ए, किंग्स, राजा का। ऑप्शन बी, प्यूपिल्स, लोगों का। ऑप्शन सी, फुलिश प्यूपिल्स, मूर्ख लोगों का। या ऑप्शन डी, डिसिपल्स, या फिर शिष्य का। तो नो डाउट आप सभी को पता है ये किंगडम ऑफ फूल्स है। तो यह भी जो कहानी है A.K. रामानुज ने लिखी है, जो कि कन्नड़ा फोकटेल है, और इसका आंसर है
ऑप्शन सी फुलिश प्यूपिल्स, यानी मूर्खों के व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग, यानी किस कंडीशन पे जो गुरु थे वो अगला राजा बनने के लिए तैयार हो गए। ऑप्शन ए, इफ हिज डिसिपाइल वुड बी अ मिनिस्टर, कि यदि उनका जो शिष्य है वो मंत्री बनेगा, या फिर ऑप्शन बी, ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, वह बिना सोचे समझे निर्णय देंगे, या ऑप्शन सी, इफ ओल्ड लॉज आर चेंज, यानी कि पुराने नियम बदल जाएंगे, या ऑप्शन डी, नन, या कोई भी नहीं। तो आपको पता है जब राजा और मंत्री सूली पे चढ़ गए थे तो वहाँ किंगडम ऑफ फूल्स के लोगों ने गुरु को अपना नेक्स्ट राजा बनने के लिए बोला। तो पहले तो गुरुजी थोड़ा सा झिझके थे, लेकिन उन्होंने बाद में हामी दे दी। और किस बात से हामी दे दी थी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन सी, इफ ओल्ड लॉज आर चेंज, यानी पुराने नियम बदलेंगे तब मैं राजा बनूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू गो फॉर अ स्टेक देमसेल्फ, यानी राजा और उसके मंत्री ने खुद को फांसी के फंदे पर लटकने का निर्णय क्यों दिया। ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड देयर ग्रीड टू टेक द बेनिफिट देमसेल्फ, क्योंकि जो महात्मा थे उनके शब्दों की वजह से और उनके लालच की वजह से जो उनको बेनिफिट दे रहे थे, या ऑप्शन बी, पीपल्स वर्ड्स, लोगों के शब्दों की वजह से, ऑप्शन सी, गुरुज कनिंग वर्ड्स, गुरु के चालाकी भरे शब्दों की वजह से, या ऑप्शन डी, मैन्स प्लाइट, या मैन की परेशानियों की वजह से। तो आपको पता था किंगडम ऑफ फूल्स में रहने वाले लोगों के साथ राजा और उसका मंत्री भी मूर्ख था, लेकिन वो मूर्ख के साथ साथ चालाक भी था। इसीलिए जब गुरु ने उनके कान में कहा कि आप भविष्य में जब दोबारा से पैदा होंगे तो आपको यह राज्य दोबारा मिलेगा, तो किंगडम ऑफ फूल्स के राजा और मंत्री खुद लटक गए फांसी से। और इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड दे एग्रीड टू टेक द बेनिफिट देमसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड गुरु टेल द किंग, यानी जो गुरु थे उन्होंने राजा से क्या कहा। मैं भी आपको बता भी चुकी हूँ क्या कहा, लेकिन आपको इसके क्वेश्चन में देखना है। डैट ही वॉज ग्रेट, कि वे बहुत महान है। डैट हु सो एवर वुड डाई फर्स्ट बी अ हैप्पी मैन, यानी जो पहले लटकेगा वह एक खुशी आदमी बनेगा, या फिर ऑप्शन सी, हिम चांस रिवॉर्न एज ए किंग, यानी उसे दोबारा राजा बनने का चांस मिलेगा, या फिर ऑप्शन डी, डैट हिज सेक्रीफाइस वुड ब्रिंग फॉर्चून टू द प्लेस नन, कि जो उनका सेक्रीफाइस है, जो उनकी फांसी है, वह उस स्थान पर सौभाग्य दोबारा से लाएगी। नो डाउट ऑप्शन सी, हिम ए चांस रिबॉर्न एज ए किंग, यानी उनको लालच थी कि वे इस जन्म में तो राजा बने हैं और अगले जन्म में भी राजा बने, इसीलिए वह दोनों उस शिष्य के स्थान पर खुद ही फांसी पर चढ़ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिस्पाइस फ्लाइट एंड रीच टू सेव हिम इन द किंगडम, यानी गुरु को कैसे महसूस हुआ कि उनका जो शिष्य था वो परेशानी में है और उसे बचाने के लिए वह उस राज्य में पहुंच गए। ऑप्शन ए, विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन, अपनी जादुई शक्तियों से और अंतर्दृष्टि से, या फिर ऑप्शन बी, अ डिसिपल इन्फॉर्म हिम, उनके एक शिष्य ने उन्हें सूचित किया था, या फिर ऑप्शन सी, अ स्पाई हेल्प्ड हिम, एक जासूस ने उनकी मदद की थी, या ऑप्शन डी, ऑल, यानी ये ऑप्शन सभी सही हैं। बताइए इसका आंसर बिना देर करते हुए। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए, विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन, यानी अपनी जादू शक्तियों और अंतर्दृष्टि से। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, whom did the king decide to execute in the place of the merchant, यानी राजा ने मर्चेंट की जगह किसको फांसी पर लटकाने का निर्णय दिया। A man who became fat because of eating, एक ऐसा आदमी जो खा खा कर मोटा हो गया था, या फिर ऑप्शन बी, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, या ऑप्शन सी, मर्चेंट्स रिलेटिव, व्यापारी के रिश्तेदार को, या ऑप्शन डी, नन। तो आपको पता है सारी स्टोरी खत्म हो चुकी है और आपको इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से पता होगा, जो कि है ऑप्शन ए, अ मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, एक ऐसा व्यक्ति
जो खा खा कर मोटा हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट, यानी राजा ने ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट करा, ऐसी कौन सी बातचीत करी जिससे वह मंत्री को पनिश कर सके। ऑप्शन ए, ही इनहेरिटेड हिज फादर सिंस इन द सेम वे एज ही इनहेरिटेड हिज वेल्थ, यानी जो मर्चेंट है उसे अपने पिता का पापों का प्रायश्चित उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे कि वह उसकी संपत्ति को रखता है। या फिर ऑप्शन बी, ही मस्ट सेक्रीफाइस फॉर हिज फादर्स सेक, यानी उसे अपने पिता के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। ऑप्शन सी, ही मस्ट अकम्प्लिश हिज फादर्स हाफ डन वर्क, यानी उसे अपने पिता के अधूरे किए हुए काम को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन डी, नन, या इनमें से कोई नहीं। तो नो डाउट सभी लोग इसका आंसर ठीक ठीक देंगे, जो कि है ऑप्शन ए, ही इनहेरिटेड हिज फादर सिंस इन द सेम वे एज ही इनहेरिटेड हिज वेल्थ। इसका मतलब कि उसे अपने पिताजी के पापों का प्रायश्चित भी उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे कि वो अपनी पिताजी की संपत्ति को रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ, यानी गोल्ड स्मिथ यानी सुनार ने अपने आप को कैसे बचाया। ऑप्शन ए, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर, यानी उसने अपना आरोप व्यापारी के पिताजी के ऊपर लगा दिया। या फिर ऑप्शन बी, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन डांसिंग गर्ल्स, यानी उसने आरोप नर्तकी पर लगा दिया। या ऑप्शन सी, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन वर्कर्स, या उसने अपना आरोप कामकाजी वाले लोगों पर लगा दिया। या ऑप्शन डी, नन, या किसी पे भी नहीं। आपको पता है लास्ट में जब नर्तकी थी उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ था तो नर्तकी ने गोल्ड स्मिथ पे लगाया और गोल्ड स्मिथ ने जो आरोप था वो ऑप्शन ए, मर्चेंट के फादर पर लगा दिया। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर इज द राइट आंसर। नाउ हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ, यानी ब्रिकलेयर दीवार बनाने वाले ने अपना जीवन कैसे बचाया। ऑप्शन ए, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट, उसने अपना आरोप मर्चेंट पे व्यापारी पे लगा दिया। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल्स, उसने अपना आरोप डांसिंग गर्ल पर लगा दिया। या ऑप्शन सी, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन अ हॉकर, या उसने रेहड़ी वाले या सब्जी वालों पर अपना आरोप लगा दिया। या फिर ऑप्शन डी, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन हिज फादर, या अपने फादर पर वो सारा आरोप मढ़ दिया। तो नो डाउट इट्स आंसर इज ऑप्शन यस बी, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल। उसने कहा कि जब मैं दीवार बना रहा था तो आपकी नर्तकी जो कि बूढ़ी हो गई है इस समय बार बार इधर उधर जा रही थी और उसके पायल की छनक से मैं अपना जो काम था वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था और इस वजह से दीवार कच्ची रह गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट, यानी जो चोर था वह लूट करने के बाद किसके द्वारा मारा गया। नाउ ऑप्शन नंबर ए, अ मैन स्टैब हिमसेल्फ, एक आदमी ने उसे चाकू से मारा। ऑप्शन बी, ए नाइफ, चाकू से मरा। ऑप्शन सी, वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, या फिर एक दीवार, पुराने घर की एक दीवार थी जो उसके सर पर गिर गई जिससे वह मर गया। या ऑप्शन डी, नन। इट्स राइट आंसर इज यस ऑप्शन सी, नो डाउट ये कहानी ही पूरी इस दीवार के ऊपर है तो आपको आंसर में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु लेफ्ट द सिटी, यानी किसने शहर को छोड़ दिया। ऑप्शन ए, डिसिपाइल यानी शिष्य ने। ऑप्शन बी, गुरु यानी गुरु ने। ऑप्शन सी, सिली मिनिस्टर यानी मूर्ख मंत्री ने। या ऑप्शन डी, किंग राजा ने। आपको पता है गुरु और शिष्य दोनों शहर में आए थे लेकिन किसको शहर का वातावरण और माहौल पसंद नहीं आया था, वही इसका आंसर है जो कि है यस ऑप्शन बी, गुरु। गुरु ने उस शहर को छोड़ दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड नाइट चेंज विद डे, यानी रात को दिन में किस प्रकार बदला गया। ऑप्शन ए, पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी जो लोग थे वो रात में काम करेंगे और दिन में आराम करेंगे। ऑप्शन बी, बाय लाइटिंग द किंगडम, या राज्य में रोशनी करके। या ऑप्शन सी, बाय डेकोरेटिंग एवरीथिंग,
हर कहीं डेकोरेशन करके, या ऑप्शन डी नन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो उस किंगडम के मूर्ख राजा थे, मंत्री थे, उन्होंने यह नियम पारित किया था कि कोई भी व्यक्ति दिन में काम नहीं करेगा, रात में काम करेगा और दिन में आराम करेगा। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए है, पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी लोग बाग रात में काम करेंगे और दिन में आराम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हु वर द इडियट्स, यानी इस द किंगडम ऑफ फूल्स में कौन इडियट्स थे, कौन मूर्ख थे। नो डाउट यहाँ ऑप्शन आपको पहले से ही पता है, दैट इज ऑप्शन ए किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और उसका मंत्री, ऑप्शन बी पीपल लोग, या ऑप्शन सी गुरु, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दैट इज यस, ऑप्शन ए किंग एंड हिज मिनिस्टर, यानी राजा और उसका मंत्री मूर्ख थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, यानी हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ऑप्शन ए बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, यानी हमें बुद्धिमान बन के रहना चाहिए और मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन बी लिसन टू द किंग, राजा की बात सुननी चाहिए, या ऑप्शन सी किंग्स आर फूल, यानी राजा मूर्ख होते हैं, या ऑप्शन डी नन, या इनमें से कोई नहीं। तो नो डाउट आप सभी को इसका आंसर अच्छी तरह से पता है, जो कि है, बताइए आप लोग, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, यानी बुद्धिमान बन के रहो और मूर्ख लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि एक बुद्धिमान दुश्मन से खतरनाक आपका एक मूर्ख दोस्त हो सकता है। इसीलिए आपको मूर्ख लोगों से, मूर्ख दोस्तों से दूर रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस, यानी यह कहानी किस प्रकार की है। ऑप्शन ए अ फोक टेल, एक दंत कथा, ऑप्शन बी अ मोक टेल, यानी जो चुपचाप कहानियाँ कही जाती हैं इशारों से, ऑप्शन सी अ ह्यूमरस, एक हंसी की कथा, या फिर ऑप्शन डी अ सीरियस। तो आपको पता है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया गया है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स कन्नड़ा डैश ए के रामानुजन, यानी जो रामानुजन इसके राइटर हैं, उन्होंने कन्नड़ा की एक फोक टेल को इसकी कहानी बनाया है। फोक टेल होती है यानी दंत कथा है, जो कि हमारे देश में भी बहुत पुराने समय से आती जा रही हैं। तो बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें सेंड करें, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हैं वो आपके एमसीक्यू में ही होंगे। इसीलिए आपके लिए वीडियो का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, अपनी नोटबुक में लिखें, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करें, क्योंकि जो एमसीक्यू होता है वो बहुत टिपिकल होता है। जब तक हमें पूरे चैप्टर की जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में नहीं पता होगा, हम अपना आंसर ठीक नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ जिससे आपको आंसर पता चल जाता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। तो चलते हैं नई वीडियो के साथ। इसी वीडियो के साथ मैं आपको फर्स्ट टर्म के सिलेबस के बुक मूवमेंट के सारे एमसीक्यू की वीडियो दे चुकी हूँ, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, और पोएम के भी सारे एमसीक्यू दे रखे हैं। केवल बिहाइव में द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड के एमसीक्यू रह गए हैं, वो मैं आपको कुछ ही दिनों में दे दूँगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एट टेक। एक बार फिर से आप सबके सामने MCQ क्वेश्चन फॉर क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस लेकर आई हूँ। यह क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट बुक के हैं और ये चैप्टर 5 हैं, जिसे अभी हाल ही में मैंने क्लास में कंप्लीट कराया है और आपकी प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर आई हूँ। एक बार और बता दूँ बेटा, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है, क्योंकि ये चैप्टर भी लेंदी है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक बार हम अगर इन सारे MCQs को कर लेंगे तो हमें इजीली चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बच्चों पूरी वीडियो देखें और साथ ही में इन MCQs को अपनी नोटबुक में लिख लें, अपने टीचर से चेक करा लें। जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो क्लास 9 के अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उन्हें इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, वही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर डालें और सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई लाइव चैट या फिर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। Our first question is, what did the swallow do before he fell down dead? जब सैलो यानी अबाबिल नाम का जो पक्षी मर रहा था तो उसने क्या किया? ऑप्शन ए, he kissed the happy prince on his hand. उसने हैप्पी प्रिंस को उसके हाथ पर किस किया। He told the happy prince that he was going to the house of death. उसने हैप्पी प्रिंस को बताया कि वह मृत्यु के घर जा रहा है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी अबव, ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं। या ऑप्शन डी, ए और ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी। आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा है तो आप इसके आंसर इजीली दे सकते हैं और मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि इसका आंसर क्या है। बिना देर करते हुए सारे बच्चे आंसर्स को लिखेंगे एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी अबव। यानी जब सैलो पक्षी मरने वाला था उसने हैप्पी प्रिंस के हाथ पर किस किया और उसको ये भी बताया कि वह मृत्यु के घर जा रहा है। आई होप आपका आंसर ठीक हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what were 2 little boys doing under the archway of a bridge? यानी 2 छोटे लड़के ब्रिज के नीचे आर्कवे में क्या कर रहे थे? जब सैलो शहर के ऊपर से उड़ा था, हैप्पी प्रिंस ने उसे अपने शहर की परेशानियों को देखने के लिए बोला था, तब उसने 2 लड़कों को देखा था। वे दोनों लड़के क्या कर रहे थे? ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है बट आपको इसका आंसर आना चाहिए। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। They were lying in each other's arms to keep themselves warm. वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, एक दूसरे को गर्मी देने के लिए। ऑप्शन बी, they were waiting for the swallow to bring them some gold. वह सैलो का इंतज़ार कर रहे थे कुछ गोल्ड लाने के लिए। They were hungry and were begging for food. वे भूखे थे और खाना मांग रहे थे। ऑप्शन डी, they were trying to hide from the watchman. वह चौकीदार से छिपने की कोशिश कर रहे थे। इसे सोचिए और इसका आंसर दीजिए। ये लास्ट में है थोड़ा सा और सभी को इसका आंसर देना है। यस, आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, दे वर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। वे एक दूसरे के बगल में लेटे थे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द हैप्पी प्रिंस से वॉज मोर मार्वलस देन एनीथिंग? हैप्पी प्रिंस ने किस चीज़ को ज़्यादा शानदार कहा किसी और चीज़ की अपेक्षा? द सफ़ायर इन हिज आइज, उसकी आंखों के नीलमणि को। द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, औरत और आदमियों की परेशानियों को।
द ब्यूटीज ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को, द ब्यूटिफुल थिंग्स इन हिज पैलेस, अपने राज्य की सुंदर चीज़ों को। तो आप जानते हैं हैप्पी प्रिंस का नेचर भी आपको पता होगा, उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा शानदार थी अन्य चीज़ों की अपेक्षा। सब लोग कमेंट में आंसर लिखिए। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन बी, द सफरिंग ऑफ मेन एंड विमेन, यानी मनुष्य की, औरतों की जो परेशानियां थी वो हैप्पी प्रिंस के लिए ज़्यादा शानदार थी अन्य बहुमूल्य चीज़ों की अपेक्षा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, whom did the happy prince send his second sapphire for? हैप्पी प्रिंस ने अपना सेकंड सफ़ायर किसको भेजा, यानी जो उसका नीलमणि था दूसरी आंखों का, वो उसने किसको भेजा। फॉर द पुअर मैच गर्ल, गरीब माचिस बेचने वाली लड़की को। फॉर द पुअर सीमस्ट्रेस, एक गरीब दर्जिन को। फॉर द पुअर प्ले राइट, एक गरीब नाटककार को। फॉर द मेयर ऑफ द सिटी, या सिटी के मेयर को। आप सबको पता है हैप्पी प्रिंस के पास 3 बहुमूल्य वस्तु थी, एक उसकी रूबी थी, 2 सफ़ायर थे, उसने लोगों की भलाई के लिए उनको दे दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि जो उसका सेकंड सफ़ायर था वो उसने किसको दिया। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। वैसे इसकी डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी जल्दी। यहाँ आपको आंसर देना है एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, द पुअर मैच गर्ल, यानी जो माचिस बेचने वाली लड़की थी उसको हैप्पी प्रिंस ने अपना सेकंड सफ़ायर दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो उसकी माचिस थी वो नाले में गिर गई थी और वो रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि जो उसका पिता था वो निर्दयी था और उसको बिना पैसे वापस लिए अगर वो जाती तो उसे पीटता। इसलिए हैप्पी प्रिंस ने अपना सेकंड सफ़ायर उस पुअर मैच गर्ल को दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस से अबाउट द सफ़ायर्स इन हिज आइज? हैप्पी प्रिंस ने जो उसकी आंखों में सफ़ायर्स लगे थे, नीलमणि लगी थी, उनके बारे में क्या कहा। ऑप्शन ए, ही सेड दे वर रेयर सफ़ायर्स, उसने कहा यह रेयर अमूल्य सफ़ायर्स हैं। ही सेड दैट दे वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, उसने कहा यह इंडिया से बहुत सालों पहले लाए गए थे। ऑप्शन सी, बोथ आ और बी अबव, यानी कि दोनों ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। ये बात हैप्पी प्रिंस ने सैलो से कही थी और इन दोनों चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। एंड आई एम वेटिंग योर आंसर। यस यस, ऑप्शन सी, बोथ आ और बी अबव, यानी दोनों ऑप्शन ए और बी ठीक है। वे रेयर सफ़ायर्स भी थे और उनको इंडिया से बहुत सालों पहले लाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ट्रबल विद द प्ले राइट? प्ले राइट के संग क्या परेशानी थी। ऑप्शन ए, ही वॉज सिक, वह बीमार था। ऑप्शन बी, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, वह बहुत ठंडा और भूखा था। ऑप्शन सी, ही वॉज डल एंड बोरिंग, वह डल और बोरिंग था। ऑप्शन डी, ही हैड नो वर्क टू डू, या उसके पास काम करने के लिए कोई भी काम नहीं था। सबको पता है, मैंने क्लास में डिटेल में बताया भी है कि जो प्ले राइट था, नाटक लिखने वाला, उसको क्या परेशानी थी। आप सभी आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ। और बच्चों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए इसमें केवल मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के अनदर क्वेश्चंस मैंने दूसरी वीडियो में लिए हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए आप इसे पूरा देखिए। उसके बाद सेकंड पार्ट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, वह बहुत ठंडा और भूखा था, इसीलिए वह अपना काम नहीं कर पा रहा था, जो कि उसे डायरेक्टर को एक नाटक लिख के देना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
वाई वॉज द बॉय टॉजिंग ऑन द बेड। जो लड़का था, सीमिस्ट्रेस का लड़का था, वो बेड पर क्यों उलट पुलट रहा था, बार बार पलट रहा था। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फीवर, बुखार की वजह से। ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ हंगर, भूखा रहने की वजह से। ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठंड की वजह से। ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ थ्रस्ट, यानी प्यासी रहने की वजह से। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, सभी को पता है कि क्या है इसका राइट आंसर। यस, आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फीवर, यानी उस लड़के को बहुत तेज बुखार था, इसलिए वह बार बार करवटें बदल रहा था और क्या मांग रहा था। आप सब कमेंट में लिख के बताएंगे कि सीमिस्ट्रेस यानी लेडी टेलर का जो लड़का था वो बार बार किस चीज़ की डिमांड कर रहा था। और यहाँ सही आंसर ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फीवर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द लिटिल सैलो टेक द रूबी टू। लिटिल सैलो जो रूबी था वो कहाँ लेकर गया। टू द पैलेस, राजमहल में। टू द सीमिस्ट्रेस हाउस, दर्जिन के घर पर। टू इजिप्ट, मिस्र में। या नाउवेयर, या कहीं भी नहीं। आपको पता है कि सैलो ने जब सीमिस्ट्रेस के लड़के को बुखार में तड़पते हुए देखा था और वो ऑरेंज की डिमांड कर रहा था, तब हैप्पी प्रिंस ने अपना रूबी कहाँ भेजा था। और इसका आंसर है यस, ऑप्शन बी सीमिस्ट्रेस हाउस। हैप्पी प्रिंस ने अपना रूबी यानी अपनी तलवार में लगी हुई मूठ में से जो रूबी था वो सीमिस्ट्रेस के हाउस में भेजा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल सैलो टू टेक टू द पुअर लेडी। यानी हैप्पी प्रिंस ने लिटिल सैलो को उस पुअर लेडी को देने के लिए क्या कहा। एन ऑरेंज, सफायर्स, अ रूबी, अ बैग ऑफ कॉइन्स। ये सही है कि जो पुअर लेडी थी उसका लड़का ऑरेंज मांग रहा था, परंतु आपको इसका आंसर सही देना है और इसका आंसर है यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी yes, option C is the right answer of this question. Now question number 10, what was the profession of the woman who was sitting in her cottage with prickled hands। जो लेडी अपने घर में बैठी हुई थी और छिदे हुए हाथों से यानी बिंधे हुए हाथों से, मतलब उसके हाथ में सुई से बिंधे हुए बहुत सारे छेद हो रहे थे, क्योंकि वो लगातार क्या करती थी, सिलाई करती थी। और यहाँ उसका प्रोफेशन पूछा गया, यानी उसका काम पूछा गया क्या है। ऑप्शन ए सीमस्ट्रेस, वह दर्जन थी। ऑप्शन बी केक मेकिंग, वह केक बना रही थी। ऑप्शन बी चार वुमेन, वह चार वुमेन थी। या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। और सबको एक्सप्लेनेशन से पता ही चल गया होगा कि वो क्या थी। एंड इट्स आंसर इज यस, ए सीमस्ट्रेस, यानी वो लेडी टेलर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड हिज कोर्टियर्स कॉल हिम व्हेन ही वाज अलाइव। यानी जब वह जिंदा था तो उसके दरबारी उसको क्या बुलाते थे। ऑप्शन ए द हैप्पी प्रिंस, खुशहाल राजकुमार। ऑप्शन बी महाराजा। ऑप्शन सी युवराज। ऑप्शन डी लॉर्ड। आप सबको पता है ये हैप्पी प्रिंस की स्टोरी है और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल ही इस क्वेश्चन पर आधारित है। सबको पता चल गया होगा कि वो कोर्टियर्स उसको क्या कह के बुलाते थे। यस, इट्स आंसर इज ए हैप्पी प्रिंस, यानी द हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन
इसके बाद भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग? हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? टू सी द कंडीशन ऑफ हिज स्टैचू, उसके अपने स्टैचू की कंडीशन देख के। ऑप्शन बी, टू सी द सोरो एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाउन, अपने नगर के लोगों की कठिनाइयां और परेशानियां देखकर। ऑप्शन सी, टू सी हिज अगली बॉडी, अपनी अगली बॉडी को देखकर। या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। जब सैलो उसके पास आया और वो वहां पर बैठा था तो हैप्पी प्रिंस रो रहा था। तब सैलो ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई हैप्पी प्रिंस ने दिया था और इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू सी द सोरोज एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाउन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, क्योंकि जब 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है तो बच्चे इसे देखते नहीं हैं, जबकि ये महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे सारी वीडियो को देखें। और इन वीडियो में मैं इसलिए पिक्चर भी लगा देती हूँ जिससे आप बोर ना हो। ये वीडियो के जो पिक्चर्स हैं वो कभी कभी क्वेश्चन से रिलेटेड होती हैं और कभी कभी आंसर से। तो वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून्ड इन नेक्स्ट पार्ट। जल्दी मैं इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो लेके आऊंगी। जब तक आप इन वीडियो को एक बार देखें दोबारा से और उसके क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट से। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back again a new video of the Happy Prince. This is part second. मैंने आपको पिछली वीडियो में 12 क्वेश्चंस तक करा दिए थे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, इसलिए मुझे इसका पार्ट 2 भी लेकर आना पड़ा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, इसके बाद उस पार्ट पर आइए, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में ईजीली रहेगा। और अगर आपने पहले ये पार्ट देख लिया है तो कोई बात नहीं, दूसरे पार्ट को बाद में देख लीजिएगा। बिना देर करे हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। और उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास, सेक्शन और स्कूल ज़रूर लिखें। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट हैपेंड एज द लिटिल सैलो वॉज गोइंग टू स्लीप? उस समय क्या हुआ जब लिटिल सैलो सोने की तैयारी कर रहा था? आपको पता है लिटिल सैलो मिस्र जा रहा था, परंतु वह थक गया था और अपने दोस्तों से पीछे रह गया था। उसके दोस्त मिस्र पहले पहुंच गए थे। वो धीरे धीरे उड़ान उड़ रहा था और लिटिल सैलो के पोल पर आके बैठ गया। और जब वो वहाँ सोने की तैयारी कर रहा था तो उस समय क्या हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ कूल ब्रीज ब्लो, एक ठंडी हवा चली। द क्लाउड्स थंडर, बादल गरजे। ऑप्शन सी, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। द स्टैचू बिगिन टू शेक, यह स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो हिलने लगा। अगर आपने ये डिटेल में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर बहुत इजीली पता होगा। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, यानी एक बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वॉज द लिटिल सैलो गोइंग? अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था लिटिल सैलो कहाँ जा रहा था। इसका आंसर तो आप इजीली दे ही देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी मैम की, तो इसलिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, टू इजिप्ट। ऑप्शन बी, टू इंडिया। ऑप्शन सी, टू साइक्लोन। ऑप्शन डी, टू सीरिया। And its answer is so easy, so you can write in comment section whatever its answer. I'm waiting for your answer.
दैट इज आंसर ऑप्शन ए, टू इजिप्ट, यानी वह इजिप्ट यानी मिस्र जा रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द बॉडी ऑफ द हैप्पी प्रिंस ग्लाइडेड विद, यानी जो हैप्पी प्रिंस की जो बॉडी थी, जो स्टैचू थी, वो किससे भरी हुई थी? ए फ्लावर्स, फूलों से, बी सिल्वर लिप्स, चांदी की पत्तियों से, ऑप्शन सी थिन लिप्स ऑफ ब्रास, यानी पतली पतली ब्रास की पत्तियों से, या फिर ऑप्शन डी थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गिल्डेड का मतलब होता है उसके ऊपर लगा होना, या हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी या किस चीज़ से कवर थी। एंड इट्स ऑप्शंस एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। जो स्टैचू थी हैप्पी प्रिंस की वो पतली पतली सोने की पत्तियों से ढकी हुई थी, उसी से पूरी कवर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपन्स व्हेन द सैलो डाइज, उस समय क्या हुआ जब सैलो मर गया? ऑप्शन ए, लीडन हार्ट ऑफ प्रिंस वॉज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, जो प्रिंस था उसका शीशे का दिल 2 भागों में टूट गया। ऑप्शन बी, प्रिंस क्राइड, प्रिंस चिल्लाने लगा। ऑप्शन सी, प्रिंस स्माइल, प्रिंस मुस्कुराया। डी, पीपल क्राइड, ये लोग चिल्लाने लगे। सभी को पता है ना जब लिटिल सैलो मरा था तो क्या हुआ था? यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस वॉज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, यानी जो प्रिंस था उसका हृदय 2 भागों में टूट गया क्योंकि वो शीशे का बना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड द सैलो डाइड, सैलो कहाँ मरा था? ऑप्शन ए, इन द सिटी, शहर में। ऑप्शन बी, अंडर द फाउंटेन, फव्वारे के नीचे। ऑप्शन सी, एट द फीट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के पैरों के पास। या ऑप्शन डी, इन ए हाउस, एक घर में। तो आप सब बताइए इसका आंसर। यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, एट द फीट ऑफ द स्टैचू। जो अबाबिल नाम का पक्षी था, सैलो था, वो स्टैचू के पैरों में गिरकर मर गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड सैलो डू टू बी विद द हैप्पी प्रिंस, सैलो ने हैप्पी प्रिंस के साथ रहकर क्या किया? ऑप्शन ए, हेल्प हिम फ्लाइंग हियर एंड देयर, उसकी इधर उधर उड़ने में मदद की। ऑप्शन बी, स्टॉप फ्लाइंग टू डिस्टेंस प्लेस, यानी थोड़ी दूर तक उसके साथ उड़ा। ऑप्शन सी, सेक्रीफाइड हिज ट्रिप टू इजिप्ट, अपनी ट्रिप को, इजिप्ट जाने वाली ट्रिप को उसने सेक्रीफाइस कर दिया। या ऑप्शन डी, ऑल, या सब कुछ। बताइए, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इट्स आंसर इज यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्रीफाइड हिज ट्रिप टू इजिप्ट, उसने इजिप्ट जाने वाली अपनी यात्रा को सेक्रीफाइस कर दिया, स्थगित कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वाई वर प्रिंस एंड द सैलो सो प्रीसियस, प्रिंस और सैलो बहुत ज़्यादा मूल्यवान क्यों थे? आपको पता है लास्ट में जब हैप्पी प्रिंस की स्टैचू ख़राब हो गई थी और अबाबिल पक्षी मर गया था तो वहाँ के मेयर ने उनको कूड़े में फेंक दिया था, परंतु जो गॉड थे उनके एंजल ने जब शहर की सबसे मूल्यवान वस्तु को मंगाया तो वह एंजल उस हैप्पी प्रिंस के दिल को और सैलो की बॉडी को लेकर आया। इसीलिए ये क्वेश्चंस आया है, तो आपको बताना है कि ये दोनों चीज़ें। ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फिशनेस, उनकी दयालुता और स्वार्थपरता के वजह से। बिकॉज ऑफ देयर सर्विस, उनके काम की वजह से। बिकॉज दे हैड मैनी पोजेशंस, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अधिकार रखते थे। या फिर ऑप्शन डी, दे वर रिच। तो इसका आंसर बहुत इजी है और सभी को पता है। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, यानी जो अबाबिल पक्षी था उसने अपना जीवन राजकुमार के कार्य को समर्पित कर दिया और राजकुमार ने अपने पूरे शरीर को, जो उसकी सुंदरता थी, वो भी गरीबों को दान कर दी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Why did the happy prince give away all his assets? राजकुमार ने अपनी सारी चीज़ें दूसरों को क्यों दे दी? ऑप्शन टू इरेडिक्ट मिजरी एंड सॉरो फ्रॉम द सिटी, यानी अपने शहर से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए, टू शो हिज पावर, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, या टू शो हिज रिचनेस, अपनी अमीरी दिखाने के लिए, या ऑप्शन डी नन, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी एक्सप्लेनेशन से ही आधे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाता होगा और रही सही कसर ये पिक्चर पूरा कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको एग्ज़ाम में ना कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगी ना कोई इमेज मिलेगी, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह रेडी करिए और समझिए। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझाने के लिए देती हूँ और इमेजेस भी इसीलिए दी जाती हैं कि आप क्वेश्चंस को डिटेल में समझ सकें। तो इसका आंसर है टू इरिडेक्ट मिजरी एंड सॉरो फ्रॉम द सिटी, यानी अपनी सिटी से सॉरो और दुख और परेशानी को हटाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. वाई वॉज द सैलो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट? सैलो पक्षी जो था वो इजिप्ट जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ? बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकम ब्लाइंड, कि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया था। बिकॉज ऑफ काइंडनेस ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की दयालुता को देखकर। बिकॉज हैप्पी प्रिंस वुड बी अलोन, हैप्पी प्रिंस अलोन रह जाता, या फिर ऑप्शन डी नन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज़ करना है। एंड बेस्ट आंसर इज यस ऑप्शन ए, बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकम ब्लाइंड, क्योंकि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया था और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डिड द सैलो नोटिस वाइल फ्लाइंग ओवर द सिटी? सिटी के ऊपर उड़ते हुए सैलो ने क्या नोटिस किया? ऑप्शन ए फ्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, यानी गरीबों की दुर्दशा और अमीरों का लालच। ऑप्शन बी मैनी पीपल देयर एंड देयर फ्लाइट, बहुत सारे लोगों को और उनकी दुर्दशा को। ऑप्शन सी मैनी पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोगों को। या ऑप्शन डी मैनी बेस थिंग, यानी बहुत ज़्यादा बेस थिंग को। तो बताइए, जब प्रिंस ने अबाबिल से उसके शहर का चक्कर लगाने के लिए, उसके शहर की चीज़ों को देखने के लिए बोला था, तो अबाबिल ने क्या नोटिस किया? और इट्स आंसर इज यस ऑप्शन ए फ्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, यानी गरीबों की दुर्दशा और अमीरों के लालच को उसने नोटिस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. whom डिड प्रिंस सेड द सैफायर टू? प्रिंस ने अपना जो सैफायर था वो किसको भेजा? ऑप्शन ए मैच गर्ल्स एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी, माचिस बेचने वाली लड़की को और एक जवान नाटककार को। ऑप्शन बी पुअर लेडी, गरीब महिला को। ऑप्शन सी अ बेगर, एक भिखारी को। या ऑप्शन डी नन। सबको पता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी, यानी माचिस बेचने वाली लड़की को और जवान नाटककार को। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. whom डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू? हैप्पी प्रिंस ने रूबी को किसको भेजा? सीमस्ट्रेस अ पुअर वुमेन, दर्जिन एक गरीब महिला, ए मैन एक आदमी को, अ बेगर एक भिखारी को, या डी सैलो या सैलो को, अबाबिल को। बताइए इसका राइट आंसर। यस एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीमस्ट्रेस अ पुअर वुमेन, एक गरीब महिला दर्जी को उसने अपनी रूबी को अबाबिल के हाथों से भेजा। नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी? हैप्पी जो प्रिंस था वो हैप्पी क्यों कहलाता था? बिकॉज ही नेवर क्राइड, क्योंकि वह कभी नहीं रोता था. बिकॉज ही वॉज वेरी लक्की, कि वह बहुत सौभाग्यशाली था. बिकॉज ही हैड एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास सब कुछ था. ऑप्शन डी बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वॉज लिविंग इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस. क्यों? क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और खुशियों के राजमहल में रहता था.
तो सभी को पता है इसका आंसर। बिना देर करे इसका आंसर बताएंगे और इट्स आंसर इज़ ऑप्शन डी, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वॉज लिविंग इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि वह एक महल में रहता था और महल में उसके पास सारी खुशियाँ थी, वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, इसीलिए उसके जो दरबारी थे वो उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें और इन्हें अच्छी तरह से लर्न करें, क्योंकि NCERT CBSE ने अब अपने सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको MCQ बेस पे ही मिलेंगे। इसके लिए आपको चैप्टर को डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको इस चैप्टर के MCQ भी लगानी है। इन्हें वीडियो को 1 से 2 बार देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें 9th क्लास की सारी वीडियो आपको मिलेंगी, चाहे वो डिटेल हो चाहे वो MCQ हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय। Oh